हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पर डे क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पर डे क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग सचिन, सोनिया, अभय, कपिल। कैसी चल रही है तैयारी? लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, डाइजेशन तक हमने किया था, अभी हाफ कंप्लीट हुआ था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस, पढ़ा कि नहीं सबने, ये बताओ पहले। रिवीजन किया इस चैप्टर का? यस, सोनिया, सचिन, अभय, कपिल, बताओ। रिवीजन कंप्लीट हो गया डाइजेशन तक। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे ह्यूमंस के केस में, ठीक है। एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आगे हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर हमारा। हाँ जी, बताओ, स्टार्ट करें अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो। ओके, बताओ लास्ट हमने कहाँ तक, कौन से हमारे ऑर्गन सिस्टम, जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़े थे, कहाँ तक हमने कंप्लीट किया था? कौन सा ऑर्गन डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम का? यस, फटाफट आंसर करो। ओके, वेरी गुड। चलो, याद है आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था स्टमक, ठीक है। इसमें किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? प्रोटीन्स का। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन से रीजन में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो है हमारा, उसमें कौन कौन से पार्ट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। जैसे सलाइवा है, माउथ में हमारा बक्कल कैविटी है हमारी, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो किसका डाइजेशन कराती हैं? स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद फूड मिक्स होकर सलाइवा के साथ आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस आता है नीचे हमारे ईसोफेगस में, ईसोफेगस से एंटर करता है स्टमक में। स्टमक में किस चीज की डाइजेशन स्टार्ट होती है? प्रोटीन्स की। ये हमने पढ़ा था। एंजाइम्स याद हैं स्टमक के? हाँ जी, बताओ, एंजाइम्स याद हैं? लास्ट प्रीवियस हमने जितने भी करे या रिपीट करना है उनको? फटाफट आंसर करो। यस, सचिन, अभय, कपिल, सोनिया, फटाफट रिप्लाई करो बच्चे। दोबारा रिपीट करने की जरूरत है कि हम आगे मूव करें, नेक्स्ट अपना स्टार्ट करें डाइजेशन का जो प्रोसेस है, एंजाइम्स हैं। ओके अभय,
सचिन, स्टमक में सिर्फ पेप्सिन रिलीज होता है, ट्रिप्सिन रिलीज करता है हमारा पेनक्रियाज, स्टमक में नहीं होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ओके, एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं सिर्फ स्टमक रीजन की बात कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ तक डाइजेशन जो हमने पढ़ा है। यहाँ पर रिलीज होंगे, एक हमारा रिलीज होता है HCl, जो सिक्रीशंस हैं, आप चाहो इनको प्लीज नोट डाउन कर लो और गड़बड़ मत करना, पेपर में पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गन की क्या क्या सिक्रीशंस हैं। ओके, तो स्टमक में कौन कौन सी सिक्रीशन आती है हमारी? पेप्सिनोजन, ये मैंने आपको बताया था कि पेप्सिनोजन जो एंजाइम है ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। जब ये रिलीज होता है स्टमक से पेप्सिनोजन, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिव कब होता है? कौन इसको एक्टिव करता है? स्टमक में कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं जो क्या रिलीज करते हैं? HCl को रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी, केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है, ठीक है। इसके आगे से ये OGEN हटा दें तो ये हमारी एक्टिव फॉर्म बन जाएगी एंजाइम की, पेप्सिन। ये क्या है? हमारी एंजाइम की एक्टिव फॉर्म। ओके, एक चीज और जो रिलीज होती है वो है म्यूकस। म्यूकस पढ़ा था, म्यूकस का क्या फंक्शन है? HCl रिलीज हो रहा है, ठीक है। HCl एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है। अम्ल जिसको बोलते हैं हिंदी में एसिड को, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये हमारी लाइनिंग जो हमारे ऑर्गन है उनके साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये उनको डिग्रेड कर देगा, ठीक है, उनको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। तो HCl के एक्शन से बचाने के लिए क्या होते हैं? हमारी स्टमक में म्यूकस की लाइनिंग होती है जो कि सिर्फ HCl के एक्शन को यहाँ पर होने देती है, दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करने देती। तो HCl के एक्शन से, डिग्रेडेशन एक्शन से कौन बचाता है हमारी बॉडी को? म्यूकस। तो म्यूकस का यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट रोल है। कौन बचाता है? म्यूकस, ठीक है। तो ये एंजाइम और कुछ सिक्रीशन है हमारे स्टमक की, ये सब है रिलीज्ड बाय गॉबलेट सेल्स। सो यहाँ तक क्लियर है? ये इतना डाइजेशन होता है। और पेप्सिन जो एंजाइम है वो किस पे एक्ट करेगा? इट एक्ट ऑन प्रोटीन्स पर एक्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन्स को क्या करेगा? ब्रेक करेगा और उनकी डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्टमक तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है ये? राहुल, आप जो रेनिन की बात कर रहे हो ये हमारी जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस होता है किडनी में, ठीक है। ये जो रेनिन एंजाइम है वहां रिलीज होता है वाटर के रिटेंशन को, रिलीज को। और एंजियोटेंसिन एक एंजाइम है, हार्मोन है, उसके वहां पर उसमें इसका रोल आता है रेनिन का, ठीक है। यहाँ पर स्टमक में कोई रोल नहीं है। एक रेनिन होता है RENNIN, ये यूजुअली किस में रिलीज होता है? जो हमारी काव्स होती हैं, ठीक है, बफेलोज होती है, वहां पर ये एंजाइम, उनके रूमिनेंट्स बोलते हैं ना हम उनको, जिनके पास रूमिनेंट टाइप का स्टमक होता है, उनमें ये रिलीज होता है। ह्यूमंस में रेनिन कहाँ आता है? RENIN। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये बच्चे आपको इतना डिटेल नहीं करना है, ठीक है। ये जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है रेनिन, उसका रोल आता है किडनीज में, ओके। यहाँ डाइजेस्टिव में उसका कोई रोल नहीं है।
सो नेक्स्ट मूव करते हैं हमने पढ़ लिया था। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? चलो फटाफट मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। एक स्पेसिफिक टाइप की मूवमेंट होती है मसल्स की ईसोफेगस के अंदर, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? फटाफट 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए सभी का, सबका आंसर चाहिए मुझे, फटाफट बताओ। जो मूवमेंट होती है ईसोफेगस में उसका क्या नाम है? हाँ जी बताओ। यस कपिल रिप्लाई करो, अभय, सचिन, सोनिया, रिप्लाई आना चाहिए सभी का। ओके सचिन, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से। देखो, जब ईसोफेगस तो आपको स्ट्रक्चर रीजन पता है ना, माउथ से जब हम एंटर करते हैं, ये यहाँ पे हमारी माउथ है और ये हमारा नेजल पार्ट है, यहाँ पे हमारी टंग अटैच होती है। उसके बाद जो ये फूड पाइप है इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। जब फूड इसके अंदर मूव करता है, क्योंकि ये क्या होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें मसल्स प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं कि भाई ये हार्ड स्ट्रक्चर है, खाना डाला एकदम से नीचे पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। एक रीजन में फूड आएगा, उसके बाद एक रीजन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, फूड नीचे मूव करेगा, उसके बाद वो रीजन रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसी तरीके से क्या है, धीरे धीरे जो फूड का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होता जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की मूवमेंट को जहां पर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, इनवॉलंटरी एक्शन है, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ये यहां पर लिखा भी है, पेरिस्टेल्सिस या फिर पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर किस में हो रही है? ईसोफेगस में। तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ओके, ओके, तो यहां से आज हमें स्टार्ट करना है। अब देखो, जब फूड मूव कर रहा है ईसोफेगस से स्टमक की तरफ, तो आपको ये चीज याद रखनी है, मैंने शायद बताई भी हो। तो यहाँ पर एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे दीवार होती है, हम किसी दूसरे रूम में जाते हैं तो उसमें डोर होता है, वो क्या करता है, एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है। सेम इसी में भी फूड जब एंटर करता है, यहाँ पर क्या होता है, एक वॉल लाइक, आप वॉल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है एंट्री को। जब ये ओपन होगा, इसके जब वॉल्स ओपन होगी, तब क्या कर सकता है? फूड एंटर कर सकता है, और जब ये क्लोज होगा तो फूड इसमें एंटर नहीं कर सकता। तो ये रेगुलेट करता है एंट्री ऑफ फूड इन द स्टमक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड एंट्री को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया ये स्फिंक्टर का क्या रोल है? हाँ जी बताओ। यस राहुल, आपका डाउट क्लियर हो गया था रेनिन वाला? मुझे किसी का रिप्लाई नहीं शो हो रहा है, या आप लोग कर नहीं रहे हो? ओके देन, हम स्टमक पे थे। नेक्स्ट हमारा जो आता है, स्टमक से फूड एंटर करेगा, स्टमक से फूड एंटर करेगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको छोटी आंत भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या है, आपको याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या है? यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है 6 to 6.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है,
ये एक अप्रॉक्स हमारे पास डेटा है। अगर आपको नहीं पेपर में दिया है तो यूजुअली हम किसको कंसीडर करते हैं, 6.5 फिगर को, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जाए, 6 से लेके 6.5 मीटर तक की लंबाई होती है हमारी छोटी आंत की, ठीक है। ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी सिक्रीशंस आएंगी, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन खुद से एंजाइम रिलीज नहीं करता, इसको एंजाइम्स मिलते हैं पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज अपनी सिक्रीशन जो है एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करेगा, और कौन रिलीज करेगा, लिवर। ये भी अपने सिक्रीशन किसके अंदर पोर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, इनकी सिक्रीशन पढ़ना है। तो लिवर सिक्रीट करता है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस भी बोल सकते हैं, या फिर बाइल पिगमेंट। सब्सटेंस भी लिखा आता है कई बार। लिवर सिर्फ एक ही चीज रिलीज करता है, वो है बाइल जूस। और ये किसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बाइल जूस हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट। ये भी मैं आपको बताऊंगी फैट की डाइजेशन कैसे करवाता है ये। ओके, अब एक क्वेश्चन यहां से अराइज होता है कि लिवर ने रिलीज किया बाइल जूस को, ठीक है। मान लो ये ज्यादा क्वांटिटी में भी रिलीज होता है, तो ये स्टोर कहां पर होगा, तो आपको ये याद रखना है, रिलीज करता है लिवर, लेकिन बाइल जूस स्टोर होगा स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। लिवर के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अभी दिखाती हूं मैं आप लोगों को। तो ये स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर यहां शो किया गया, एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखो। यहां पर क्या होता है, हमारा बाइल जूस स्टोर होता है, ठीक है। अगर उसको स्टोरेज चाहिए, थोड़े टाइम के लिए स्टोर होना है, बाद में यूज होगा, जो भी एक्सेस अमाउंट होगी लिवर सिक्रीट करेगा, तो वो कहां जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। ओके, सचिन जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो रेलेवेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है फिर आप लोग ही बोलोगे कि मैम आपने ये पढ़ाया नहीं, ये कराया नहीं। स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। ओके, तो लिवर का क्या फंक्शन है, इट रिलीजेस द बाइल जूस, जो किसकी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, फैट की डाइजेशन में। ओके, फिर आता है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमने देखा था, लीफ शेप ऑर्गन है हमारा। ये देखो, ये लीफ शेप ऑर्गन है। ये लीफ शेप ऑर्गन है। ये क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, तो यहां पर भी एंजाइम रिलीज होंगे। कौन कौन से एंजाइम करता है, फर्स्ट इज पेनक्रिएटिक अमाइलेज। एक अमाइलेज हमने पढ़ा था सलाइवा में, ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं, उसका नाम क्या था, सलाइवरी अमाइलेज। वो किस चीज को डाइजेशन में हेल्प करती है, फटाफट बताओ। अमाइलेज का एक ही फंक्शन है, वो कौन से पार्ट में हेल्प करेगी, जो सलाइवा में अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज, क्योंकि वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा था, इसलिए हमने उसको बोला सलाइवरी अमाइलेज। एक अमाइलेज जो पेनक्रियाज से रिलीज हो रहा है, उसको हम बोल देते हैं पेनक्रिएटिक अमाइलेज। कपिल, एक मिनट बताती हूँ, मैं कोई कंप्लीट करने दो, गॉल ब्लैडर बता देती हूँ मैं। पेनक्रिएटिक अमाइलेज भी क्या करेगा, इट विल डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में ये क्या करता है, हेल्प। अभी आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आती हैं, शुगर्स आती हैं, चीनी खाते हैं, मीठा कुछ खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है।
आलू वगैरह खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ये सब किससे, कौन सा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, तो ये उस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे नॉन वेजिटेरियन में चिकन हो गया, पल्सेस दालें जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, तो उसके डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, पेप्सिनोजन, पेप्सिन हमें हेल्प करता है, ठीक है। और क्या क्या रिलीज होगा यहाँ से, ट्रिप्सिन, ये भी किस में हेल्प करता है हमें, डाइजेशन में, प्रोटीन्स की डाइजेशन में, ठीक है। ये है हमारे पेनक्रियाज के, तो ये दोनों चीजें अपनी सिक्रीशन कहाँ भेजेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, जितना भी पार्ट डाइजेशन होना होता है वो पूरा किस में कंप्लीट होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हमारी छोटी आंत होती है उसके अंदर पूरा जो भोजन है वो पच जाता है, ठीक है। जितने एंजाइम है सब रिलीज होंगे, एंड तक स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट। फिर आती है एब्जॉर्प्शन की बारी। उससे पहले हम करेंगे एक बार कि भाई फैट कैसे डाइजेस्ट होता है। देखो, हाइड्रोफिलिक और फोबिक दो चीजें पता है, एक ऐसी चीज है मतलब जिसको पानी से डर लगता हो और जो पानी से प्यार करते हो, ठीक है। फैट क्या होता है, जैसे मान लो आप पानी के ऊपर तेल डालो तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर तैरता रहेगा, उसके अंदर मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑयल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। फोबिया क्या होता है, डरना किसी चीज से, ठीक है, तो वो उससे घुल मिल नहीं पाता। इसी तरह जो फैट्स हैं, फैट जो होते हैं हमारे, वो भी क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ओके। और फैट जो है बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनकी डाइजेशन कैसे होगी, जैसे ही इन पे एंजाइम रिलीज होगा, जैसे बाइल जूस हमने बोला था वो फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। देखो सपोज ये बाइल जूस का कोई पार्ट है, ये क्या करेगा, अपना जो हेड है फैट मॉलिक्यूल से अटैच करेगा ये, ठीक है। ये बाइल जूस के पिगमेंट जो है अटैच करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, एक मिसल का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, जो लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है, जो बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, उसको किस में कन्वर्ट करा देंगे, छोटे साइज में, ताकि इससे क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा है, तो उसके थ्रू वो क्या होती है, सेमी परमिएबल, हमने पढ़ा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स उससे ट्रांसपोर्ट करके एक साइड से दूसरी साइड पर जा सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज उसका पोर साइज इतना है, तो इससे इतना बड़ा मॉलिक्यूल तो नहीं जा सकता। अगर हमें इसको दूसरी साइड भेजना है, ब्लड में भेजना है, कहीं भी भेजना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब फैट का एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है, तो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, छोटे मॉलिक्यूल्स में। ये कौन कराएगा, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस ये करवाता है, छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कराया। उसके बाद क्या हो सकता है, इनकी इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है और ये इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा डाइजेशन के बारे में। इसके बाद अब आता है हमारा ओके, कपिल आप पूछ रहे थे गॉल ब्लैडर। ये लीवर है हमारा, ओके। लीवर से ही डक्ट्स निकलती हैं। डक्ट पता है ना, डक्ट क्या होती है, जैसे आर्टरी वेन भी क्या है, एक टाइप की डक्ट, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जिससे क्या है कोई भी सिक्रीशन मटेरियल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद एक नीचे ये ड्रॉप शेप का एक ऑर्गन है, क्या नाम है इसका, गॉल ब्लैडर। क्या नाम है इसका, गॉल ब्लैडर। इसी में क्या होता है, जब लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है,
डाइजेशन में कुछ पार्ट जो है वो स्टमक से क्रॉस करके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। जो एक्सेस अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, इसमें स्टोर हो जाएगी। तो जिस ऑर्गन में स्टोर होती है उसका क्या नाम है, गॉल ब्लैडर। एक स्ट्रक्चर का नाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ ये? हाँ जी बताओ। यस सचिन। यस, यहां तक किसी को डाउट है कोई? बच्चे आपको सिर्फ इतना करना है सचिन कि पेनक्रिएटिक अमाइलेज पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना कि कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट को कौन सा टाइप कर रहा है। अल्फा पेनक्रिएटिक होता है और टाइप होते हैं, आपको इतना नहीं करना है। जितना आपको कराया जा रहा है इट्स सफिशिएंट, मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। ओके, हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गए डाइजेशन के। उसके बाद आएंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन पे, ठीक है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज, जब हमने टिश्यू पढ़ा था तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पढ़े थे, ठीक है। ब्रश बॉर्डर एक टाइप का टिश्यू पढ़ा था। तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, मैं 2-3 सेल बना रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे मिलियन ऑफ सेल्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो समझाने के लिए मैं सिर्फ 2-3 सेल बना रही हूँ। ओके, ठीक है। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाय। विलाय का क्या फंक्शन है, एक तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, विलाय। कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फंक्शन क्या है इनका, फर्स्ट दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। दूसरा, दे इंक्रीज सरफेस एरिया। कैसे इंक्रीज करेंगे वो मैं बताती हूं। जो ये विलाई है, ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जिस भी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे वहाँ इनका क्या काम है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जो भी एरिया है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, सो दैट क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। जो भी हमारा न्यूट्रिएंट है, फूड मटेरियल है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो, उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीज़ नोट करने वाली है कि स्मॉल हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाय। सोनिया क्या चीज बोल रहे हो आप, पेनक्रिएटिक जूस को स्टोर करता है, किसके बारे में बात कर रहे हो? नो सोनिया, गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा लिवर के सिक्रीशन को, जो कि है हमारा बाइल जूस, उसको स्टोर करता है। सचिन, शुगर कंट्रोल कैसे हो सकती है? फिजिकली हम खुद खाना कम कर दें, या फिर हमारी बॉडी में हार्मोन है इंसुलिन, एंटी डायबिटिक हार्मोन जिसको बोलते हैं, कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स, ठीक है। अल्फा बीटा, यस। पेनक्रियाज में डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। उसमें से एक टाइप का सेल है जो कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या है, एंटी डायबिटिक, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ओके, आप कहाँ डेविएट हो जाते हो टॉपिक से, जो अभी चल रहा है उसको कर लो, आगे ये सब चीजें आएंगी तब पूछ लेना, तब पढ़ लेना।
समझ में आया स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहां पर कंप्लीट हो जाती है डाइजेशन हमारी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाती है? डाइजेशन कंप्लीट। देखो सबसे पहला क्या था? सबसे पहला स्टेप था हमारा इंजेशन। डाइजेशन का सबसे पहला स्टेप क्या था? इंजेशन, मतलब हमने खाने का इनटेक किया, ठीक है, खाने को खाया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंजेशन, मतलब एनगल्फ करना। उसके बाद इंजेशन के बाद क्या होता है हमारा? डाइजेशन। डिफरेंट एंजाइम रिलीज होते हैं, फैक्टर रिलीज होते हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट को, जो हमारी डाइट में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, उनको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। इसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब भाई फूड को डाइजेस्ट कर लिया, अब उसको फूड कैनाल में तो नहीं रखेंगे, उसको क्या कराएंगे? ब्लड में एब्जॉर्ब कराएंगे। तो ब्लड में क्या होती है इसकी? एब्जॉर्प्शन। और किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। आपको पता है ना, एनिमल्स के केस में हम किसी भी चीज की डाइजेशन करते हैं तो अल्टीमेट सोर्स क्या बनता है हमारे पास? ग्लूकोज। तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? ग्लूकोज की फॉर्म में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। दूसरा, स्टोर किस फॉर्म में होगा? स्टोरेज फॉर्म। स्टोरेज फॉर्म है हमारी ग्लाइकोजन, ठीक है। हमारी बॉडी में फूड जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। क्वेश्चन पहले भी आया, प्लांट्स के केस में पूछा गया था किस फॉर्म में होता है, हमने पढ़ा था स्टार्च। इनके केस में ही, एनिमल्स के केस में किस में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ओके। फैट सेल्स में क्या होगा? सॉरी, सेल्स में क्या होगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हम फूड को क्यों स्टोर कर रहे हैं? मान लो किसी टाइम पे हम फूड का इंटेक नहीं कर रहे हैं, हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा? जो हमारे फूड रिजर्व, जहाँ पर खाना हमारा जो डाइजेस्टेड पार्ट फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है, इसको यूज करके बॉडी क्या करेगी? एटीपी सिंथेसाइज करेगी। एटीपी पढ़ा है हमने, पावर हाउस कहते हैं हम सेल का, उसको ऑर्गन्स में पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करेगा, यहाँ से क्या होगा? एटीपी बनेगा। हमारी बॉडी को क्या मिलेगी? एनर्जी। कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी, ओके। एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारा डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद ब्लड में हो गया, अब मान लो भाई हमारे ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब चाहिए हमारी मसल्स को, मसल्स को भी एनर्जी चाहिए, सपोज ब्रेन को चाहिए, डिफरेंट ऑर्गन्स को चाहिए। तो एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल को, जो हमारे ब्लड ने एब्जॉर्ब किया है, उस फूड मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ये सारी टर्म्स याद रखनी है क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है। क्या होगा? डाइजेस्टेड फूड को क्या कराया? सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कराया, ठीक है, जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पर उसको पहुंचाया। किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। एसिमिलेट हुआ, मान लो जितना एसिमिलेट होना था, दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाना था, वो पहुंच गया। अब जो अनडाइजेस्टेड, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी को जरूरत ही नहीं है, तो उस खाने को क्यों रखना है? फिर वो क्या होगा? बॉडी से रिमूव आउट होगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। देखो फर्क है इंजेशन और इजेशन में। इंजेशन का मतलब देखो, फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? इन। इन मतलब अंदर की तरफ खाना, ठीक है, इन करना फूड को। ई मीन्स आउटसाइड, ओके। तो वेस्ट जो फूड है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, अनअब्जॉर्ब्ड, या फिर हम बोल सकते हैं अनअब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल जो है, मटेरियल, वो क्या होगा? बॉडी से रिमूव आउट होगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो डाइजेशन में होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले होगा इंजेशन, मतलब हम फूड को इनटेक करेंगे, पहले खाने को खाएंगे,
उसके बाद होगा उसका डाइजेशन, जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे। डाइजेशन के बाद क्या होगी उसकी एब्जॉर्प्शन, वो ब्लड में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, ठीक है, ताकि उससे हमें एनर्जी मिले, दूसरे बॉडी पार्ट को भी मिले। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेट होगा। एसिमिलेट का मतलब यहां मैं लिख देती हूं, ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाना फूड मटेरियल को, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। इजेशन होता है अनएब्जॉर्ब्ड, अनडाइजेस्टेड, जो हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालना, क्या कहलाएगा, इजेशन, ठीक है। ये होता है पूरा प्रोसेस है ये हमारा डाइजेशन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन हमने देखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, जो ग्रीन कलर की है। उसके बाद जो बॉडी को नहीं चाहिए, अब बिल्कुल वेस्ट, अभी सब कुछ एब्जॉर्ब जितना करना था, वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए था वो हमने उस फूड से ले लिया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो रेक्टम से होकर एनस के थ्रू बाहर फीसिस के रूप में, ठीक है, जो हमारी स्टूल होती है उसके फॉर्म में बॉडी से बाहर हो जाएगा। ओके, सो ये क्लियर है सभी को? यस, बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है किसी भी पार्ट में जो मैंने अभी तक कराया है? यस, फटाफट रिप्लाई करो। कपिल, सचिन, सोनिया, अभय, हाँ जी बताओ फटाफट। क्लियर हो गया सभी को ये? यस, ओके राहुल, ओके अभय, ओके। ओके, मुझे एक चीज बताओ, हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर लिया था ना? फोटोसिंथेसिस हो गया था प्लांट्स में हमारा, एक बार रिप्लाई करके बताओ। अगर वो नहीं हुआ तो उसको रिपीट कर देते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल्स में कंप्लीट हो जाएगा, न्यूट्रिशन जो पार्ट है। यस, फटाफट बताओ। फोटोसिंथेसिस हमने कर लिया था डिस्कस। ओके कपिल, ओके, क्विक रिव्यू दे देती हूँ मैं। ये हो गया था, आई थिंक फोटोसिंथेसिस हमने किया था। यस, नाम से ही क्लियर है, फोटो का मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना। लाइट की प्रेजेंस में फूड का बनना, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। किस में होता है ये, प्लांट्स में होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ये मैंने बताया था ना, क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है हमारी, ठीक है, और इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, सो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और वाटर यूज होता है। ये है एक बैलेंस्ड इक्वेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा बैलेंस करना इक्वेशन को, तो बैलेंसिंग भी आ सकती है। एक बार प्लीज इसको कंसिडर कर लेना, ठीक है, इसको पढ़ लेना बैलेंसिंग कैसे हुई है, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है हमारे पास? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज है। और ग्लूकोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। लिख सकती हूँ मैं इसको कार्बोहाइड्रेट। ये एक टाइप का क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट। ओके। और प्लस हमारे पास क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस होके क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। सनलाइट की प्रेजेंस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो ये प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस का। यूजुअली कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट लीव्स में होगा, फूड बनेगा। और वेस्कुलर टिश्यू हम पढ़ेंगे आगे, दो टाइप के होते हैं प्लांट्स के अंदर, जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम की हेल्प से क्या होगा? फूड जो है वेरियस पार्ट में अप एंड डाउन जहां पर भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है? एसिमिलेशन प्रोसेस होता है, जो जितना भी बॉडी पार्ट है वहां पर एब्जॉर्ब फूड क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। सेम इसमें भी हमारी बॉडी में किसके थ्रू हो रही है? ब्लड के थ्रू। प्लांट्स के अंदर तो ब्लड नहीं होता, इसमें टिश्यू होता है स्पेसिफिक टाइप का। क्या नाम है? नोट डाउन कर लेना प्लीज। फ्लोएम। फ्लोएम जो है एक टाइप का वेस्कुलर टिश्यू है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये सिर्फ फूड का ही ट्रांसपोर्ट कराएगा, ठीक है, वाटर या मिनरल का नहीं कराएगा। वाटर और मिनरल का अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है हमारा? जाइलम हेल्प इन ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो कि कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? वो सॉइल से, ठीक है। रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा और वो पूरे प्लांट बॉडी में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, यस सोनिया। बनता ग्लूकोज की फॉर्म में है, स्टोर स्टार्च की फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में होता है। क्लियर हुआ फोटोसिंथेसिस? हाँ जी बताओ, क्लियर है ये यहां तक? ये मैंने लास्ट लेक्चर में किसी ने मुझसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज पूछा था, तब मैंने वो बताया था, दोनों 6 कार्बन है। अब है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ये क्या है? एनोमर्स बोलते हैं हम। एक ही टाइप के शुगर के, मतलब एक सपोज करो एक प्लांट है, उसके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, ये प्लांट नहीं है, एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। जो सुक्रोज है, जो हम नॉर्मल चीनी घर में यूज करते हैं, जिसको हम टेबल शुगर बोलते हैं, वो किससे मिलती है हमें? शुगर केन से। तो उसको हम सुक्रोज कैटेगरी में रखते हैं, वो सुक्रोज होती है। ग्लूकोज क्या होती है? वो भी 6 कार्बन होती है। ग्लूकोन डी पीते हो आप लोग, पिया होगा, गर्मियों में पीते हैं यूजुअली। वो कौन से टाइप की शुगर है? कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या है हमारा? ग्लूकोज है। नेक्स्ट आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज यूजुअली किस में प्रेजेंट होती है? फ्रूट्स के अंदर शुगर होती है, 5 रिंग होती है, 5 मेंबर्ड होती है फ्रक्टोज यूजुअली। जैसे हमारे ग्रेप्स हैं, एप्पल है, मीठे होते हैं ना, कौन से टाइप की शुगर की वजह से होते हैं? फ्रक्टोज। फ्रूट शुगर जो होती है वो हमारी फ्रक्टोज होती है। ओके, सो ये जो सारा क्लासिफिकेशन है ना शुगर्स का, ये हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 11th-12th की केमिस्ट्री में आता है ये, बायोमोलिक्यूल नाम चैप्टर है, वहाँ पर पढ़ाते हैं हम। सो ये यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लांट्स में और एनिमल्स में न्यूट्रिशन क्लियर हुआ? फूड सिंथेसाइज कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? हाँ जी बताओ।
सोनिया 12 कार्बन होती है, वेट, जो सुक्रोज है, देखो जैसे हमारा ग्लूकोज है, अब हम उसको और छोटे पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड, मतलब सिंगल शुगर है वो। जो हमारी सुक्रोज है इसको बोला जाता है डाइसेकेराइड। क्या बोलते हैं इसको? डाइसेकेराइड। डाई का मीन्स 2, जिसमें 2 कंपोनेंट है शुगर के, ठीक है। ये एक बनी होती है ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज, तो ये 12 रिंग बन जाती है, 12 कार्बन मेंबर, ठीक है। तो सुक्रोज 12 कार्बन होता है, लेकिन बेसिक मेंबर इसका क्या है? ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन है, ठीक है। ओके देन, एक दो एमसीक्यू कर लेते हैं न्यूट्रिशन से बेस्ड। हाँ जी बताओ, एमसीक्यूज करने हैं इससे बेस्ड जो हैं, या मैं रेस्पिरेशन का थोड़ा इंट्रो दे दूं? ये स्टूडेंट्स फटाफट बताओ। अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, डेंटल कैरीज बचा है भाई इसमें एक टॉपिक। चलो फटाफट इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डेंटल कैरीज क्या होती है? डेंटल से तो पता चल गया, और दांत से रिलेटेड किसी चीज के बारे में बात हो रही है। कैरीज मतलब सड़ जाना, ठीक है। आपने देखा होगा जाड़ है या फिर दांत है, उसमें ब्लैक कलर की डिपोजिशन होती है बैक्टीरिया की, जो हमारे टीथ को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। तो ये किसकी वजह से होता है? जब फूड मटेरियल जो है हमारे माउथ में रह जाता है, उसमें क्या होता है, जब हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, वहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं हमारे माउथ में जो कि एसिड रिलीज करते हैं। और एक चीज आप लोगों को, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है हमारी बॉडी में? ये पता होगा सभी को, पता होना चाहिए एक्चुअली। हाँ जी बताओ, किसी को पता है हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी? क्या है हमारी बॉडी में सबसे हार्ड मटेरियल? क्या नाम है उसका? यस फटाफट बताओ पहले। वेरी गुड, सभी को पता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इनेमल सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, ओके। जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। तो जब हमारे माउथ में एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? ऐसे बैक्टीरिया, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया का क्या मतलब है? बैक्टीरिया जो एसिड बनाएंगे, तो वो क्या करेंगे? ऐसे एसिड्स रिलीज करते हैं जो क्या करेंगे? हमारे जो इनेमल है उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। इनेमल क्या करता है? हमारे टूथ को, टीथ को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा? अगर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज कर रहे हैं जो बैक्टीरिया, उसकी वजह से हमारा इनेमल डिस्ट्रॉय होएगा। डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जैसे ये इनेमल लगा है, इसके ऊपर एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, इसको क्या करेंगे? डिग्रेड करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये यहां से डिग्रेड कर दिया। अब अगर इनेमल हट गया, ठीक है, अगर प्रोटेक्टिव कवरिंग ही हट गई, तो अब ये इजीली डिग्रेड हो सकता है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? अब हमारे टीथ को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा, इसके ऊपर फीड करेगा। आपने देखा होगा ब्लैक कलर की डिपोजिशन, जाड़ में कीड़ा लग जाता है, बोलते हैं ना, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वो सब किसकी वजह से होता है? एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से, ओके। सो डेंटल कैरीज क्या होती हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज। कैविटीज मतलब बहुत ही माइन्यूट, हमें नेकेड आई से तो नहीं दिखते, लेकिन जब बहुत ज्यादा लग जाते हैं तो हमें अपनी जो टीथ हैं, जो टूथ हैं लास्ट वाले, उनमें कैविटीज दिखाई देती हैं, ठीक है, होल्स दिखाई देते हैं। तो फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? स्मॉल कैविटीज की टीथ में, किसकी वजह से? एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, उसकी वजह से, एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर।
इम्प्रॉपर डेंटल केयर मतलब ना ब्रश करते हैं ढंग से खाना खाने के बाद, तो बहुत ज़्यादा जो अनहाइजीनिक पर्सन होता है वो यूजुअली ऐसा करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज। तो जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ नहीं, जो इफेक्ट आता है हमारे टीथ को हार्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं। किस पे एक्ट करते हैं बैक्टीरिया, जो हमारे माउथ में शुगर प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल रह जाते हैं, शुगर पे एक्ट करते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं। किसको डिसॉल्व करेंगे, सबसे पहले इनेमल को, और हमारे जो टीथ है किसके, उसमें कौन सा एलिमेंट होता है, कैल्शियम से बने होते हैं। उसके बाद कैल्शियम सॉल्ट रिलीज करेंगे, टूथ इनेमल को करेंगे। डेंटाइन एक लेयर है, ये जो रेड कलर का रीजन है ये वाला, ये क्या है, डेंटाइन। जब यहाँ तक बैक्टीरिया पहुंच जाता है तो आगे भी ये क्या करता है, एसिड को रिलीज करते करते अगली लेयर जो है टीथ की वहां तक पहुंच जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन। और इसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। डेंटाइन के नीचे क्या होती है, हमारी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, जो पल्प होता है ब्लड कैपिलरीज। आपको ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है कई लोगों को, किस लिए लगता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो हमारी कैपिलरीज तक पहुंच जाता है, वहां तक उसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या कॉज करते हैं, कैविटीज कॉज करते हैं। अगर ये सब यही लिखा है कि अगर आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करोगे तो आपके जो टीथ है वो स्टिकी येलोइश दिखते हैं, ठीक है, और उन पे ज़्यादा चांसेस हैं कि डेंटल कैरीज हो जाती हैं। ओके, सो ये कुछ स्टेजेस हैं कि कैसे टूथ डिके होता है, कि भाई कैसे आपका जो दांत है वो सड़ना शुरू होगा। सबसे पहले कि उस पर वाइट बहुत छोटे छोटे जो हैं इनेमल जब डिस्ट्रॉय होते हैं, स्पॉट्स दिखाई देते हैं, बहुत छोटी छोटी बारीक डॉट्स दिखाई देते हैं, जिनको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद क्या होती है, डेंटाइन जो लेयर है, ये देखो, ये मैं अच्छे से बता देती हूँ। सबसे पहली लेयर जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, ये है हमारा इनेमल। क्या है हमारा ये, इनेमल। ओके, इनेमल के बाद क्या आती है हमारी, ये वाली जो लेयर है, ये क्या है हमारी, डेंटाइन। और ये बाहर जो मसूड़े बोलते हैं, इनको तो पता होगा, गम बोलते हैं, इंग्लिश में गम्स बोलते हैं इनको, जो मसूड़े होते हैं हमारे अंदर। इसके क्या होता है, पल्प होता है, जिसके अंदर क्या है, हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, और बोन, जो टूथ है, टीथ जो है, इसको होल्ड कौन के करके रखता है, जो हमारा जॉ है, नीचे वाला जो जॉ है, अपर जॉ में भी होते हैं, तो बोन के अंदर ये क्या होते हैं, एम्बेडेड, धसे हुए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं कैविटी के अंदर, ठीक है। तो बोन इनको होल्ड करके रखती है, बोन होती है नीचे। सबसे पहले जब इनेमल डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद ये किसको डिस्ट्रॉय करता है, जो हमारी नेक्स्ट लेयर है, डेंटाइन हमने पढ़ी है, डेंटाइन को करेगा। ओके, फिर उसके बाद सीवियर केस में जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, तो वो हमारा जो पल्प है, ये आपको दिख रहा होगा, कैपिलरीज दिख रही है, ब्लू रीजन जो है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ पर क्या करेगा, इनको इन्फेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है एब्सेस फॉर्मेशन। एब्सेस फॉर्मेशन क्या होता है कि यहाँ पर डिपोजिशन करता है, उसके बाद ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन करता है, ठीक है, अपनी कुछ डेड पार्टिकल्स वहाँ रिलीज करेगा, बैक्टीरिया जो है, ठीक है, और उसके कुछ एंजाइम्स वो भी रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या, बहुत ज़्यादा इस स्टेज में बहुत ज़्यादा ये क्या है, पेनफुल है। आपने सुना होगा RCT करवाते हैं कुछ लोग। RCT क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये आपकी रूट्स तक पहुंच जाती है, रूट के अंदर ये हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो रूट कैनाल है हमारे टीथ की, उसको इन्फेक्ट कर देती है। तो अगर आपने कभी सुना हो तो बहुत ज़्यादा भाई जाड़ में दर्द है और बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लगता है, तो उनका कौन सा ट्रीटमेंट होता है, RCT ट्रीटमेंट होता है, जिसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसको ट्रीट किया जाता है, पूरा बैक्टीरिया बाहर निकाला जाता है और फिर इसको अपर जो है सील किया जाता है। ओके, अब भाई ये बहुत ज़्यादा हो गई है, अब जाड़ बिल्कुल खोखली ही हो गई है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, रिमूव ही करना पड़ेगा। तो टूथ लॉस हो जाता है सीवियर केस में, कुछ बचेगा नहीं, तो टूथ को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। ओके, तो ये स्टेजेस हैं टूथ डिके की। इसमें बताओ किसी को कोई डाउट है तो यस, फटाफट।
मोलर टीथ कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं मोलर टीथ, 4 अपर मतलब एक दो साइड, 2 इधर, 4 एक अपर रीजन में, 4 ही लोअर रीजन में, और एक होता है हमारी विजडम टीथ जिसको अकल जाट बोलते हैं। वो बहुत रेयर केसेस में आती है, कुछ लोगों में अगर आती है तो उसको रिमूव करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत बिल्कुल एंड रीजन में आती है और वो हमें खाना खाने में या कुछ भी च्यू करने में बहुत दिक्कत देती है, तो उसको यूजुअली क्या कहते हैं, हम रिमूव करवाया जाता है उसको सर्जिकली। ओके ओके देन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स पता है ना क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स के अंदर किस फॉर्म में जो फूड है वो रिजर्व मतलब स्टोर होता है? फटाफट बताओ। प्रोटीन की फॉर्म में, फैटी एसिड, ग्लाइकोजन और स्टार्च। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? यस एवरीवन बताओ फटाफट। यस सचिन, राहुल, कपिल, सोनिया, फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर? यस वेरी गुड, सबका ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है? ये स्टोर होता है। रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा प्रोसेस नहीं होता ये आपको बताना है। चलो ये हमारा डिस्कशन सेशन है तो हम साथ में सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, लाइट एनर्जी सनलाइट को यूज करके क्या करता है? केमिकल एनर्जी में ग्लूकोज बना, हमारे पास ऑक्सीजन बनी, ठीक है, ये सब क्या है? केमिकल्स ही हैं, एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट है, तो ये इसका यूज होता है। लाइट एनर्जी को यूज करके क्या बनाए जाते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आज भी बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है? यूजुअली ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार इस ऑप्शन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है और फूड को बनाता है। एक तो ये मेथड है कि आप इस वे से आप सभी ऑप्शन को पढ़ो। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहली बात, ये प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता। फर्स्टली कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिड्यूस होके क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऑप्शन गलत है और हमसे इसने यही पूछा है कि कौन सा प्रोसेस नहीं होता है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होता भाई कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यस आप लोग 5-3 कहाँ पहुंच गए? मैं सेकंड क्वेश्चन करा रही हूं भाई। सेकंड का ऑप्शन क्या होगा? ओके ये मैंने आज आपको बताया है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6.5 मीटर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस। यस 5th क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे दोबारा से, सभी लोग बताओ 5th क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है, सीक्वेंस बताओ मुझे। यस राहुल, सचिन, अभय, सोनिया, कपिल, सभी अभी रिप्लाई करो फटाफट। वेरी गुड कपिल, यस वेरी गुड सोनिया। सो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हम इंजेस्ट करते हैं, देन उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके सो ये कुछ बहुत थोड़े से न्यूट्रिशन से बेस्ड जो हैं वो क्वेश्चंस थे, बाकी तो हम चैप्टर कंप्लीट होगा तब डिस्कस करेंगे।
न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल्स का आपको कंप्लीट रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। उसके बाद इनके कंबाइंड एमसीक्यूज भी करेंगे, हर टॉपिक के बाद करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है। किसी को कोई डाउट है? हाँ जी बताओ, किसी को कोई डाउट है? यस ओके देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। तब तक आप ये प्रिपेयर करो और जो है आपको एमसीक्यूज कराए इनको रिवाइज करो, चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक है। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। ओके बाय एवरीवन।